morning. My name is Ati Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from the All Word Then Now book, Class 7, and the chapter is Kings and Kingdoms of the Early Medieval Period. Like, see students, if you know about the topic, you can easily understand the chapter. So, Kings and Kingdom of the Early Medieval Periods was talking about the kings, whatsoever the kings are there, and their kingdoms in the early medieval period time. In the early medieval period, there were many wars among the regional kingdoms of both North and South India. These wars led to the frequent rise and fall of kingdoms. तो अर्ली मेडिवल पीरियड में बहुत सारे वॉर हुए रीजनल किंगडम्स में, जो नॉर्थ में थे और साउथ में थे, और इन्हीं वॉर्स के कारण किंगडम्स ज्यादा से ज्यादा किंगडम बने और ज्यादा से ज्यादा किंगडम्स खत्म हो गए. नॉर्थ इंडिया. The early medieval wars were often fought for control over strategic regions such as fertile tracts, important trade routes, or coastal areas. अब लड़ाइयाँ जो थी वो किस लिए होती थी? इसलिए होती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर पाए स्ट्रेटेजिक रीजन, जैसे जिस रीजन में बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड्स थे, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे या कोस्टल एरियाज थे, वहां पर लोग अपना किंगडम बनाना पसंद करते थे. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द 9th to the 13th century, three powers, the Palas of Bengal, the Gujar Pratiharas of Western India, and the Rajputa of the northern western Deccan competed for control over Kannauj. अब ये आपकी तीन पावर्स थी. वो तीन पावर्स कौन सी थी आपकी? एक तो थी आपकी पालास बंगाल के, गुजरात गुजर और प्रतिहारास वेस्टर्न इंडिया के, राजपुता आपके नॉर्थन वेस्टर्न डेक्कन के. तो ये आपकी तीन आपकी पावर्स थी जो कंट्रोल करना क्या चाहती थे? कन्नौज को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि उस समय कन्नौज आपका एक ट्रेडिंग सेंटर था. This was because Kannauj was situated in the heart of the Ganga plain and the plain could be best controlled from there. क्यों कन्नौज आपका डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर और मालवा प्लेटू के बीच में आता है, तो वहां पे जो गंगा प्लेन्स थे वहां पे कन्नौज क्या था? दिल था सब. क्यों? क्योंकि यहाँ से कन्नौज एक बीच का एरिया था जो सारी जगह से कंट्रोल हो सकता था. अब आप देखेंगे बंगाल साइड से भी कन्नौज पास पड़ेगा, वेस्टर्न इंडिया से भी कन्नौज बीच में है, और नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन पार्ट से भी कन्नौज बीच में है. The tripartite struggling involved three powers, weakened all the three contestants. अब क्या हुआ कि जब तीनों लोग लड़ना शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पावर क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी. तो वो तीन लोग कौन थे? एक तो था पालास बंगाल के, गुर्जर प्रतिहारास वेस्टर्न इंडिया के, और राजपुता नॉर्थन वेस्टर्न डेक्कन के. अब आया राजपूत किंगडम. In the early medieval period, various Rajput clans established kingdoms in different parts of western, northern, and central India. These kingdoms frequently fought among themselves. तो क्या हुआ? जो राजपूत क्लैंस थे, उन्होंने क्या करा? एस्टैब्लिश करे किंगडम्स अपने अलग अलग पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में. और ये किंगडम फ्रीक्वेंटली क्या करते थे? एक दूसरे से लड़ते थे. After the decline of Harsha Empire, the Gujar Pratiharas, a powerful Rajput dynasty, rose to prominence in northern India. तो किसके डिक्लाइन के बाद गुर्जर प्रतिहारास पावरफुल हो गए? हर्षा के एम्पायर्स के बाद, हर्षवर्धना के एम्पायर के बाद गुर्जर प्रतिहारास पावरफुल राजपूत डायनेस्टी में कन्वर्ट हो गए. कहां पर? नॉर्थन इंडिया में. A Pratihara's ruler conquered Kannauj and made it his capital. तो प्रतिहारास ने क्या करा? कन्नौज को कॉन्कर करा, जीत लिया, और उसको अपनी क्या बना दिया? कैपिटल. He became involved in the tripartite struggle. The Pratiharas declined after they were defeated by Muhammad
the ruler of the Afghan town of Ghazna in AD 1018. तो क्या हुआ कि जो कैपिटल थी या प्रतिहारा तब, अब हर राज्य जब बढ़ेगा तो हर राज्य को खत्म करके दूसरा राज्य उसके ऊपर विक्ट्री पाएगा। तो गुर्जर प्रतिहारा कब नीचे आए, जब आपके मोहम्मद ऑफ गजनी अफगान से आया और उसने कन्नौज को जीत लिया। ठीक है, तो इस तरह गुर्जर और प्रतिहारस का राज्य खत्म हुआ। The four most important Rajput kingdoms that rose on the rule of the Pratiharas kingdom were those of Chandelas of Bundelkhand, the Paramars of Malwa, the Solankis of Gujarat, and the Chauhan या चहमाना of Delhi and Ajmer. तो जो चार इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स थे जिन्होंने प्रतिहारास के किंगडम को खत्म करा, वो कौन कौन से थे? चंदेलास थे बुंदेलखंड के, परमार्स थे मालवा के, सोलांकीस थे गुजरात के, चौहान और चहमान थे दिल्ली और अजमेर। अब है पेनिनसुलर इंडिया। आप जानते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज और वो सारे कहां पर हैं? साउथ साइड पे। लाइक नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया टू हैड सेवरल किंगडम्स व्हिच कॉन्स्टेंटली फॉट अमंग्स देमसेल्व्स। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में एक दूसरे से लड़कर राज्य खत्म करे जा रहे थे, वैसे ही सेम प्रोसीजर साउथ साइड था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन, द राजपुता ऑफ मलखेड rose to prominence under Danti Durga in 8th century by overthrowing the ruling Chalukyas of Vatapi. तो क्या हुआ कि जो आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, डेक्कन के नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो राजपुता थे मलखेद के, उन्होंने क्या करा? अपना प्रोमिनेंस रोज करा। किसके द्वारा? दंती दुर्गा के द्वारा। तब 8th सेंचुरी में, बाय ओवरथ्रोइंग द रूलिंग चालुकास ऑफ बतापी, किसको हराकर? चालुकास बतापी को। चालुकास ऑफ वेंगी रूल द नॉर्थन ईस्टर्न डेक्कन। तो जो चालुकास ऑफ वेंगी थे वो कहां पे रूल कर रहे थे? नॉर्थन ईस्टर्न डेक्कन। पल्लवास ऑफ कांजीपुरम रूल द साउथ ईस्टर्न डेक्कन। और जो पल्लवास थे वो कहां पे रूल कर रहे थे? साउथ ईस्टर्न डेक्कन पार्ट में। एंड द किंगडम ऑफ चोलास ऑफ तंजेवर एंड पांड्यास ऑफ मदुरई एंड चेरास ऑफ केरला ले फर्दर साउथ। और साउथ साइड अगर और ज्यादा साउथ साइड जाएंगे तो वहां पे देखेंगे चोला डायनेस्टी थी आपकी, चेरास थी और पांड्यास थी। पांड्यास मदुरई की, चेरास थी केरला की और चोलास थी तंजौर। The Rajputas competed with the Palas and Pratiharas of the northern India in the tripartite struggle over Kannauj. जो राजपुता थे उन्होंने compete करा किसको? पालास को और प्रतिहारास को नॉर्थ इंडिया में ट्राइपार्ट स्ट्रगल में कन्नौज को जीतने के लिए। दे चेक प्रतिहारास एक्सपेंशन इनटू द डेक्कन। उन्होंने चेक करा था क्या? प्रतिहारास का एक्सपेंशन कहां पर? डेक्कन की साइड। द पल्लवा किंगडम वीकेंड by the end of the 9th century. अब 9th century तक आते आते जो पल्लवास किंगडम थे वो क्या हो गए थे? वीक हो गए थे। The Rajputas were overthrown in the 10th century by the Chalukyas of Kalyani or the later Chalukyas. After the decline of the later Chalukyas in 12th century, their territories were taken over by the Yadavas of Devagiri and the Hosala of Dwar Samudra and the Kakatiyas of Rangals. तो क्या हुआ? जो राजपुतास थे वो 10th सेंचुरी में उन्होंने क्या करा? 10th सेंचुरी ओवरथ्रो करा चालुकास कल्याणी को, जो लेटर थे चालुकास। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ चालुकास, जब चालुकास डिक्लाइन हो गए 12th सेंचुरी में, तो उनकी टेरिटरी को टेक ओवर कोई ना कोई करेगा, उनकी टेरिटरी कोई ना कोई लेगा, उनका राज्य। तो वो किसने लिया? यादवा देवागिरी वालों ने, होसाला के द्वार समुद्रा ने और काकतिया रांगल। So students, now this is the map. I have already circled the important kingdoms. Chauhan, Gujar Pratiharas, Chandelas, Parmars, Solanki, Rajputas, Palas, Chalukas, Pallavas, Chola, Chera, Pandya, Malkhed, Rangals.
and Vengi also. Vatapi, Dwar Samudra. So you have to know each and every place on the map where it is located. So try to practice this map. While seeing this map, practice it. The medieval kingdom, the king's position, Raja ki position. A medieval Indian ruler prestige depend on his success in wars and extent of his kingdom. जो मेडिवल इंडियन रूलर था उसकी प्रेस्टीज, जो उसका मान सम्मान था, वो किस पे डिपेंड करता था? उसने कितने अपनी वॉर जीती है और कितने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया है. The ruler's achievements were described in Prashatis composed by court scholar to help the ruler win people's administration. तो रूलर्स की जो क्या थी, रूलर्स की जो अचीवमेंट थी उसको किसमें डिस्क्राइब किया जाता था? प्रशातीज में डिस्क्राइब किया जाता था, उनकी प्रशंसा की जाती थी. और वो कौन करता था? उनके कोर्ट के स्कॉलर्स करते थे. Rulers also took his sounding titles such as Maharajadhiraja, King of Kings, and Tribhuvan Chakravarti, emperors of the three worlds, to glorify themselves. तो यहाँ पे जो रूलर्स थे वो क्या करते थे? टाइटल्स लेते थे. कौन सा? महाराजा धीराजा, त्रिभुवन के चक्रवर्ती, ताकि उनकी जो मान सम्मान है, प्रशाति है या प्रेस्टीज है, वो और ज्यादा बढ़ जाए. ट्रेडिशनली किंग्स एंड वॉरियर्स बिलोंग टू द क्षत्रिय कास्ट. जो किंग्स थे और वॉरियर्स थे वो कौन सी कास्ट के मान होते थे? क्षत्रिय कास्ट के. क्योंकि आपके जो वर्ण है वो 4 में डिवाइड करे थे, तो उसमें जो क्षत्रिय कास्ट थी उनको लड़ाई दी गई कि आप लड़ाई करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे. As a result, people accepted a ruler more easily if he was क्षत्रिय. लोग बहुत जल्दी उस रूलर को एक्सेप्ट कर लेते थे जो क्या होता था? क्षत्रिय. Rulers who were not Kshatriya by the birth could become Kshatriya by performing certain rituals. अब जो क्षत्रिय नहीं है और वो रूलर बन जाए तो क्या होगा कि उसको कुछ ना कुछ रिचुअल्स, आपके रीति रिवाजों को परफॉर्म करके वो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय. Then they could claim to be rightful ruler. तब उसको क्या बोला जाएगा कि हाँ ये सही रूलर है राज्य करने के लिए. Such rituals were also performed when rulers conquered distant land where they were not well known. और ये कब रिचुअल्स होते थे? जब रूलर्स कोई ऐसा इलाका जीते थे जहां पर उसकी पहुंच नहीं थी या लोग उसको जानते नहीं थे कि वो क्षत्रिय है या नहीं. For example, when the Rajputa ruler Dantin Durga conquered Malwa and the parts of Gujarat, he performed a ritual called the Hirangarbhya, golden worm, Mahadana, to proclaim himself as a Kshatriya ruler. For example, क्या हुआ था? जब राजपुता जो रूलर थे दंती दुर्गा, जब उन्होंने मालवा और गुजरात के कुछ पार्ट्स को हरा दिया और जीत लिया, तो उन्होंने ये रिचुअल्स परफॉर्म करे थे. जो रिचुअल्स कौन से थे? हिरण्यगर्भ्या और महादाना, जिससे उनको क्या मान लिया गया था? क्षत्रिय रूलर. सोर्सेज ऑफ इनकम. अब पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस ऑन लैंड, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वर द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द मेडिवल रूलर. जो टैक्सेस होते थे लैंड पर, जो ट्रेड्स और क्राफ्ट्स होते थे, उससे क्या आता था? मेन पैसा आता था राजाओं को. दिस रेवेन्यू मेट द एक्सपेंसेस ऑफ द रॉयल हाउसहोल्ड, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टेम्पल्स. तो ये वाला रेवेन्यू जो था वो कौन से एक्सपेंसेस को कम करता था या कौन से एक्सपेंसेस में लगाया जाता था? कि जो राज दरबारी होते थे या जो वहां पर दासियां होती थी राजा के महल में, वहां पर जो लड़ाई करने जाते थे उनके लिए औजार लेना, सैनिक करना, कैवलरीज और सारे आपके वो करना. और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में लगाया जाता था. और रोडों की जैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, फोर्ट्स बनाने हैं या पैलेस बनाने हैं या टेम्पल्स का निर्माण करना है, तो इनमें ये सारे इनकम के सोर्सेस लगाए जाते थे. द बर्डन ऑफ टैक्सेशन फॉल हेवीली
on the actual producers such as peasants and the small artisans and craftsmen. अब ये भैया टैक्स देगा कौन? देगा कौन? जो किसान है वो किसान देगा टैक्स। जो छोटे छोटे आर्टिस्ट लोग थे वो टैक्स ये टैक्स देंगे, या जो क्राफ्टमैन थे वो ये आपका टैक्स देंगे। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, hunters and herders whose territories were conquered also had to pay tax, especially if they become cultivators or laborers. अब जो फॉरेस्ट के ड्वेलर्स थे या हंटर्स थे या हर्डर्स थे वो भी टैक्स देते थे। कब? जब उनके राज्य को हराकर अपने राज्य में मिला लिया जाता था। लैंड ग्रांट्स एंड फ्यूडेटरीज। The stability of medieval kingdom depend on success in wars and economic prosperity. जो स्टेबिलिटी थी मेडिवल पीरियड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी कि कितनी वॉर्स आपने जीती है और आप कितने ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो रहे हो। टू एंश्योर दिस रूलर्स डिपेंडेड ऑन द लॉयल्टी ऑफ वेरियस सेक्शन एंड सोसाइटी। जो रूलर्स थे वो डिपेंडेंट थे किस पे? आपके लॉयल्टी पर, किसकी? सेक्शंस पे और सोसाइटी पर। टू विन द लॉयल्टी of the important officials and the powerful Brahmins, rulers gave them land grants. अब उनकी लॉयल्टी जीतने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए जो रूलर्स थे वो क्या करते थे? ब्राह्मण्स को और जो ब्राह्मण्स थे उनको क्या करते थे? लैंड ग्रांट करते थे, मतलब जमीनें देते थे। Such land grants were usually recorded on copper plate which were given to the recipient. और ये लैंड जो ग्रांट्स थे जो मिलते थे इनको, वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते थे? लैंड ग्रांट्स को रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट पर। एक ऐसे करके कॉपर की प्लेट होती थी, उसमें नाम लिख दिया जाता था कि भैया इसको ये जमीन इतने इतने में दे दी है। Samantas. The king often gave his official land grants instead of cash salary. अब किंग क्या करता था? जो उसकी लैंड ग्रांट होती थी, जो ऑफिस में जो लोग होते थे, राज दरबारी होते थे, उनको पैसे देने की जगह क्या करता था? लैंड ग्रांट कर देता था इंस्टेड ऑफ कैश सैलरी। Those who receive such land become the king feudatories. अब जो लोगों को वो लैंड मिलती थी वो किंग के क्या बन जाते थे? feudatories. A feudatory had to pay a part of the revenue collected from his land to king and give the king military support during wars. अब feudatory क्या करते थे? उनको भैया किंग ने लैंड दे दिया है, अब वो लैंड का क्या करें? अब जो लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका कुछ पार्ट वो राजा को देते थे, और राजा उनको किस शर्त पे वो लैंड देता था? कि जब भी मुझे मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत होगी तब आप मुझे मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। He had completed authority to collect taxes and administer justice in his land as long as he fulfilled his obligation. अब he had completed authority to collect taxes and अब उसके पास complete authority थी किस चीज की? टैक्सेस को कलेक्ट करने की और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस करने की, जब तक उसके हाथ में लैंड रहती थी। Defeated kings were often allowed to retain their lands under similar obligations. और जो राजा हार जाते थे उनको बोलते थे कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें लैंड ग्रांट कर देते हैं, तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन अब इसका मालिक कौन रहेगा? मैं, क्योंकि इस जमीन को किसने जीता है? मैंने। तो आप क्या करेंगे? जो भी रेवेन्यू आप लेंगे उसका कुछ पार्ट आप मुझे देंगे, और जब भी मुझे मिलिट्री पावर की जरूरत होगी आप मेरी सहायता करेंगे। Feudatories were referred to variously as Samantas, Raja, Ranka and Thakua. Feudatories were referred to variously as Samantas, Rajas, Ranakas and Thakuras. तो जो feudatories थे उनको क्या क्या बोला जाता था? समंतास बोला जाता था, राजा बोला जाता था, रानकास या ठाकुर। To increase their wealth and strength, the Samantas took steps to increase agriculture, produce and maintain large armies. तो अब उनकी वेल्थ और स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए समंतास क्या करते थे?
एग्रीकल्चर को और प्रोड्यूस करते थे और मेंटेन करते थे बहुत सारी आर्मीज को। The Samantas who got large land grants grew very powerful. अब भाई जिसके पास लैंड ग्रांट्स बहुत ज्यादा होगी वो बहुत ज्यादा जल्दी पावरफुल होगा, क्योंकि उसके पास आर्मी, रेवेन्यू बहुत सारे होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। Sometimes with the king's permission they granted land to lesser feudatories or sub feudatories. अब क्या होता है कि जो बहुत बड़ा feudatory बन जाए, जिसके पास बहुत बड़ी लैंड है, सपोज करो यहाँ पर ये बहुत बड़ी लैंड है, तो वो क्या करेगा, इतना पार्ट किसी और फेड्यूटरी को दे देगा, इतना पार्ट किसी और को दे देगा। तो ऐसे करते करते उसकी लैंड को संभालने के लिए कितने हो गए, 6 फेड्यूटरीज बन गए जो उसकी लैंड को संभालेंगे। और किसकी परमिशन से वो ये काम करता है, राजा। The sub-feudatories owned obligation not to the king but the samantas. अब ये लैंड किसकी थी भैया, फेडरेटरी की थी। तो वो ऑब्लिगेटेड किंग के लिए नहीं होता, वो उसके लिए ऑब्लिगेटेड होता है जिसने उसको लैंड दी है। तो रेवेन्यू वो राजा को नहीं देगा, रेवेन्यू वो उस फेडरेटरी को देगा जिसने उसको लैंड ग्रांट किया है। The Samantas who had many sub-feudatories were permitted to attend royal courts and were often give high administrative post. जो समंतास थे या सब feudatories जिनके पास सबसे ज्यादा सब feudatories होते थे, उनको रॉयल कोर्ट को अटेंड करने की एक तो परमिशन थी और उन्हें हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी मिलती थी। They also took lofty titles such as Mahasamantas and Mahamandaleshwara, Great Lord of the Region. अब उनको भी टाइटल्स दिए जाते थे, कौन से, महासमंता और महामंडलेश्वरा। The kings became increasingly depend on his feudatories. अब धीरे धीरे क्या होता था, जो राजा थे वो किनके ऊपर डिपेंड हो जाते थे, इन feudatories पर। The feudatories grew ambitious, increasingly depend on feudatories. अब kings किसके ऊपर डिपेंड होने लग गए, feudatories पे। The feudatories grew ambitious and some of them become independent when the king powers declined. अब क्या होता था भाई, जो king है वो feudatories को क्या करता था, इंक्रीजिंगली उन पे डिपेंड होने लगे। अब feudatories क्या सोचने लगे कि भैया हम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है कि king हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसे ही जब किंग की पावर डिक्लाइन होती थी तो फिड्यूटरीज क्या करते थे, इंडिपेंडेंट हो जाते थे। क्या कहते थे, अब ये जमीन किसकी है, हमारी। फॉर एग्जाम्पल द राजपूतास वर फिड्यूटरीज who rose to power by overthrowing their overlords, the Chalukyas of Vatapi. जब चालुकास ऑफ वतापीज धीरे धीरे डिक्लाइन हुए तो राजपूतास एज अ फिड्यूटरीज क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। Brahmins and temples. Temple authority and Brahmins received grants of tax-free land. अब जो टेम्पल की अथॉरिटी थी और जो ब्राह्मण थे उनको क्या करते थे, वो लोग टैक्स फ्री लैंड देते थे। They had the power to collect revenue and administer justice in these lands. अब उनके पास क्या पावर होता था कि इनके रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस किया जाए। They use new techniques of irrigation, such as Persian wheel, to increase crop yields and hence revenue. अब इन्होंने न्यू टेक्निक इरिगेशन की यूज करी थी, वो क्या थी, पर्शियन व्हील, ताकि क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। The medieval rulers built beautiful temples to improve their public image and to bring divine sanction to their rule. अब क्या हुआ, जो मेडिवल रूलर्स थे उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल्स को क्या करा, बनाया, ताकि उनकी जो पब्लिक इमेज है उनको क्या करा जा सके, याद किया जा सके। जैसे सोमनाथ टेम्पल है आपका, और बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो बनाए गए और उनकी याद किया जाता है कि देखो इस राजा ने वो टेम्पल बनाया था। These temples became storehouses of wealth through revenue collection and through donation received from rulers and wealthy devotees. अब ये भैया क्या बन गए, स्टोर हाउस बन गए।
टेम्पल्स तो हैं, लेकिन टेम्पल्स एज क्या है, स्टोर हाउस है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्शन होता था किस राजा के थ्रू, और डोनेशंस मिलते थे वो भी कलेक्ट होते थे। टेम्पल्स वर ऑफन प्लंडर्ड एंड इवन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर्स अमंग द रीजनल किंगडम्स। अब जो रीजनल किंगडम्स थे जो दूसरे राज्यों पे आक्रमण करते थे, वो क्या करते थे, इन टेम्पल्स को लूट लेते थे और तोड़ते थे। The wealth of some temples and the temple towns even attracted foreign invaders. अब जो वेल्थ थी टेम्पल में, उनकी वजह से क्या हुआ था, मोहम्मद अफ गजनी गौरी भैया आए थे, ठीक है। अब क्या होता था, इनके बहुत सारे अट्रैक्टिव चीजों को देखकर फॉरेन इन्वेटर्स यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भारत में आते थे। वन सच इन्वेटर वॉज मोहम्मद ऑफ गजनी। एक इन्वेटर कौन था, मोहम्मद ऑफ गजनी, हु डिफीटेड द प्रतिहारास, जिसने किसको हराया, प्रतिहारास को। मोहम्मद रेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन एडी 1000 एंड एडी 1027। जो मोहम्मद ऑफ गजनी था, उसने इंडिया को कितनी बारी लूटा, 17 बारी। और कौन सी सन, एडी में 1000 से 1027। He defeated many rulers of northwest India. तो नॉर्थ वेस्ट क्यों, क्योंकि वो आता कहां से था, अफगानिस्तान से। तो इंडिया का कौन सा पार्ट पड़ेगा वहां पे, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट पड़ेगा। एंड बॉट पंजाब एंड पार्ट ऑफ सिंध अंडर हिज रूल। और उसने पंजाब और सिंध के कुछ पार्ट अपने रूलर्स में डाल दिए। Muhammad plundered many cities, palaces, and temples, including the famous Somnath temple in Kathiawar. अब जो मोहम्मद ऑफ गजनी है, उसने बहुत सारी जगहें लूटी, बहुत सारे पैलेसेस लूटे, और बहुत सारे टेम्पल्स भी लूटे। तो सोमनाथ टेम्पल जो था आपका कटियारवार में, वो भी एक टेम्पल है जिसको मोहम्मद ऑफ गजनी ने लूटा था। मोहम्मद इज सेड टू हैव यूज्ड द प्लंडर्ड वेल्थ टू बिल्ड मॉस्क, यूनिवर्सिटी एंड पैलेसेस इन गजनी। अब भाई लूटा हुआ माल का करेगा क्या कोई, तो वो क्या करता था, इस लूटे हुए माल को अपने अफगान ले जाता था और वहां पर मॉस्क बनवाता था, यूनिवर्सिटीज बनवाता था, और अपने यहाँ पर पैलेसेस बनवाता था। The great scholar Al-Biruni came to India during Muhammad's region. अब जो स्कॉलर्स थे अल-बरूनी, बहुत सारे आए थे, इब्न बतूता आया था, अल-बरूनी आया था मोरक्को से, और बहुत सारे आए थे स्कॉलर्स। तो जो अल-बरूनी था वो मोहम्मद ऑफ गजनी के टाइम इंडिया में आए थे। अब हम पढ़ेंगे द चोलाज ऑफ तंजौर, राइज एंड एक्सपेंशन, कि कैसे वो आगे बढ़े और उन्होंने कैसे अपने राज्य का एक्सपेंशन किया। चोला मंडला, द एशियन चोला किंगडम was situated in the Kaveri Delta with Uraiyur, modern तिरुचिरापल्ली as its capital. तो जो चोला मंडला है, एशियन का जो चोला किंगडम है, वो कहां पर सिचुएटेड है, कावेरी डेल्टा पर। और किसके साथ, जो अब मॉडर्न जिसको क्या कहते हैं, तिरुचिरापल्ली। इट्स रोज अंडर कारिकला बट डिक्लाइन अंडर हिज सक्सेसर। अब किसने उसको आगे बढ़ाया, कारिकला ने बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे उसके सक्सेसर आते गए, वैसे वैसे ये डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई। इन द 19th century, Vijayala, a Chola chieftain, ruled over a small territory lying north of the Kaveri. तो जो चोला चीफ्टेन था विजयाला, वो क्या करता था, वो रूल करता था स्मॉल टेरिटरी नॉर्थ में कावेरी के। ही कॉन्कर्ड तंजौर एंड मेड इट्स कैपिटल। उसने क्या करा, तंजौर को अपनी कैपिटल बना लिया। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड चोला रूलर ओवर द रीजन अराउंड तंजौर, और उसने एक्सटेंड कर दिया चोला रूलर को कहां तक, तंजौर तक। His successor defeated the Pandyas of Madurai, the Pallavas of Kanchi and the ruler of Sri Lanka. जो उसके सक्सेसर थे, उन्होंने किस किस को डिफीट करा था, पांड्यास मदुरई के, पल्लवास कांची के, और श्रीलंका के रूलर को भी डिफीट करा। However,
The Cholas suffered a setback in AD 1949 when they were defeated by the Rashtrakutas. और चोलास क्या हो गए थे, पीछे हो गए थे कब, जब एडी 949 में, जब उन्होंने किसको डिफीट करा था, राष्ट्रकूटा को। राष्ट्रकूटास से डिफीट हुए थे, डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा। राजा राज वन, द चोला रिकवर्ड देयर पावर अंडर राजा राजा वन, who established control over large part of Deccan. चोला डायनेस्टी कब रिकवर हुई, जब राजा राजा ने उसको कंट्रोल करा डेक्कन का प्लेटू कब, 1985 से 1016 तक। With his powerful navy, Raja Raja I conquered northern Sri Lanka and established control over the Lakshadweep and Maldives Island, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। तो उन्होंने क्या करा, और राजा राजा ने कॉन्कर्ड करा नॉर्थन श्रीलंका और एस्टैब्लिश कंट्रोल कर लिया किस पे, लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड्स पे। राजा राजा वन had the famous Brideshwara temple, also called the Raja Rajeshwara temple, built at Tanjore. तो तंजोवर में राजा राजा का एक टेम्पल है जो कौन सा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस टेम्पल है, और वो कौन सा है, बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसको राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं, और ये कहाँ पर बिल्ड है, तंजोवर में। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैचू फ्लरिश्ड अंडर राजा राजा एंड हिज सक्सेसर। तो जो ब्रॉन्ज के स्टैचू बनाने का चलन आया, मूर्तियां बनाने का चलन आया, वो कौन से राजा राजा के अंदर आया, राजा राजा चोला डायनेस्टी के अंडर आए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये एक टेम्पल है, बिल्डिंग है, जो है गंगई कोंडा चोलापुरम, कि गंगा के किनारे ये बना हुआ है चोला डायनेस्टी के द्वारा। राजा राजेंद्र चोला वन, 1016 से 1044। राजेंद्र चोला वन was the son and the successor of राजा राजा वन। जो राजेंद्र चोला थे वो कौन थे, राजा राजा सक्सेसर थे, और किसके बेटे थे, राजा राजा वन के। According to an inscription from Tirumalai, his army defeated the Pala ruler of Bengal and reached the river Ganga. अब इंस्क्रिप्शन के हिसाब से उन्होंने किसको डिफीट करा, पालास बंगाल के, और कहां पर पहुंच गए थे वो, गंगा रिवर के पास। आफ्टर दिस राजेंद्र चोला प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ गंगई कोंडा, द कॉन्कर ऑफ गंगा। तो राजेंद्र चोला ने क्या प्रोक्लेम करा अपने आप को, कि वो क्या है, गंगई कोंडा, जिसने गंगा को जीत लिया है। He also built a city of temples near Tanjore and named it Gangai Konda Cholapuram. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसने अपने आप को टाइटल किसका दिया था, गंगई कोंडा का, और उसके बाद क्योंकि चोला डायनेस्टी से वो बना था, तो इसलिए उसको बोला गया गंगई कोंडा चोलापुरम। The navy of the Rajendra Chola went to Southeast Asia and defeated the force of the kingdom of the श्री विजया। अब जो नेवी थी राजेंद्र चोला की, वो कहाँ गई, साउथ ईस्ट में, और उसने किसको डिफीट करा, श्री विजया को। दिस रिस्टोर्ड द चोला फ्लरिशिंग ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथर्न चाइना, और इसकी वजह से उन्होंने अपना ट्रेड को फ्लरिश कहाँ कहाँ करा, साउथ ईस्ट एशिया में और साउथर्न चाइना। Internal conflicts and frequent wars against neighboring kingdoms led to the fall of the Chola kingdom in 13th century. तो 13th century में क्योंकि आसपास राज्य थे, किंगडम्स थे, उनसे लड़ते लड़ते उनकी पावर क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, और वो डिक्लाइन कब हो गए, 13th century तक। चोला एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब चोला डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, The king was at the head of the administration. जो king थे वो क्या थे, head थे administration के। He issued royal orders which were carefully written down in a palm leaves manuscript by special officer. तो जो king order करता था, royal orders थे, उनको carefully कहाँ लिखा जाता था, palm leaves पर manuscript के द्वारा लिखा जाता था, किसके द्वारा, special officers के द्वारा।
Often the orders were later inscribed on the wall of temples for people to see. अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये ऑर्डर्स कहाँ लिखे जाने लगे, टेम्पल्स की वॉल्स पे, ताकि लोग भी उन्हें देख. The king commanded the armed forces, which consisted of infantry, cavalry, elephants, and a powerful navy. जो किंग था उसके पास बहुत सारे कमांडेड ऑफिसर्स थे, जिनके पास इन्फेंट्रीज थे, सोल्जर्स थे, कैवलरीज थे, घुड़सवार थे, एलिफेंट्स थे, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेवी भी थी. He was assisted by a council of ministers. और उनको कौन असिस्ट करता था? Council of Ministers. The day-to-day administration was carried out through an elaborate chain of officials. जितने भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन थे वो कौन करता था? कैरेट ऑफिशियल्स, ऑफिस के लोग, मतलब राज दरबारी. The Cholas rulers rewarded some high officials, rich landowners, and loyal feudatories with the title of Arayar, chieftain, and Muvendavillain. Originally, this meant one who served the three royal houses of Cholas, Cheras, and Pandyas. तो जो चोलास के रूलर्स थे वो रिवॉर्ड करते थे कुछ को हाई ऑफिशियल्स, रिच लैंडलॉर्ड एंड लॉयल फिड्यूटरीज, और उनको टाइटल्स भी देते थे. टैक्सेस ऑन लैंड एंड ट्रेड्स वर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. जो टैक्सेस लैंड पे लगता था और जो ट्रेड पे लगता था वो क्या था? मेन सोर्स था किसका? पैसे कमाने का, रेवेन्यू का. द चोलास कलेक्टेड वेरियस टैक्सेस ऑन लैंड, फॉरेस्ट, माइंस, सॉल्ट्स एटसेट्रा. जो चोलास थे वो बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, किस पे? लैंड पे, फॉरेस्ट पे, माइंस पे, सॉल्ट्स पे एटसेट्रा. दे आल्सो कलेक्टेड कस्टम ड्यूटीज. वो कस्टम ड्यूटीज भी कलेक्ट करते थे. Those who could not pay in cash had to pay their waiting. अब उनको जो नहीं पे कर पाते थे उनसे फोर्सली लिया जाता था या उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता था ताकि उनसे वो पैसे वसूल कर पाए. एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, कि कैसे चोलास डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेटिव का डिवीजन था. द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम्स एंड वाला नादूस. अब क्या है, जो किंगडम है उसको कितने प्रोविंसेस, कैसे प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था, और उनका नाम था मंडलम और वाला नादू. Prince or high officials were appointed as governors of the provinces. जो प्रिंस थे या हाई ऑफिशियल्स थे उनको क्या किया जाता था? अपॉइंट किया जाता था एज ए गवर्नर इन प्रोविंसेस के लिए. The मंडलम्स were divided into नाडूस. जो मंडलम थे उनको किस में डिवाइड किया जाता था? नाडूज में, डिस्ट्रिक्ट्स में. जो नाडूज थे उनको और डिवाइड किया जाता था कहाँ? कुर्रम्स में, ग्रुप ऑफ विलेजेस में. और जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो उसको क्या कहते थे? ग्रामम, विलेज. लार्ज टाउन्स वर ट्रीटेड एज ए सेपरेट कुर्रम कॉल्ड टेन्योर. अब जो लार्ज टाउन्स थे उनको अलग ट्रीट किया जाता था एज ए कुर्रम, ग्रुप ऑफ विलेजेस को, और उसको क्या बोला जाता था? टेन्योर. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, अब विलेज को कैसे संभालते थे? The Cholas were known for their system of local self-government, which is described in some inscription. जो चोलास थे उनको अपने सिस्टम के लिए जाना जाता थे, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से संभालते थे, जो उनके इंस्क्रिप्शन में मिली. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थ्रू 3 टाइप्स ऑफ असेंबलीज. जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे वो 3 टाइप्स ऑफ असेंबली से वर्क करते थे. द उर, सभा एंड नगर. तो और क्या था? विलेज असेंबली था ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल हु ओन्ड लैंड विद इन द विलेज. तो और उनको कहा जाता था लोगों को जिनके पास विलेज में अपनी खुद की जमीनें होती थी. द सभास वर ब्राह्मण असेंबली इन विलेजेस ओन्ड ओनली बाय ब्राह्मण. अब जो सभा थी वो किन लोगों के लिए थी? ब्राह्मण लोगों के लिए, जिनके पास अपनी जमीनें होती थी. The assembly of an area inhabited mainly by traders were called nagar. और जो असेंबली आपके ट्रेडर्स के द्वारा होती थी, व्यवसाय वाले लोगों के द्वारा, व्यापारिक लोगों के द्वारा, उसको क्या कहते थे? नगर. All these assemblies work through committee.
जितनी भी असेंबली थी वो कैसे काम करती थी, कमेटी के द्वारा। द कमेटीज टुक केयर ऑफ इरिगेशन, रोड्स, टेम्पल्स, लॉज एंड ऑर्डर्स, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सेलिब्रेशन ऑफ रीजनल फेस्टिवल्स एंड सो ऑन। ये जितनी भी असेंबली थी वो इकट्ठे काम करती थी और ये क्या क्या चीजें देखती थी आपकी, इरिगेशन सही हो रही है नहीं हो रही है, रोड सही बने हैं नहीं बने हैं, टेम्पल्स प्रॉपर मेंटेन्ड है नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, और जितने भी रीजनल फेस्टिवल्स है वो सही से मनाए जा रहे हैं या नहीं। An inscription found at Uttarar Merur in Tamil Nadu describes how members were elected to the committee of its sub. अब जो इंस्क्रिप्शन है जो मिली है आपके उत्तरार मेरू तमिलनाडु में, उसने बताया है कि कैसे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था इस कमेटी में। Membership was open to men who were aged above 35 and below 70 years, owned land on which they paid taxes, owned the houses in which they lived, had learned the Hindu scared text, were honest and well versed in business, and were not in any committee for past 3 years. अब ये इतनी सारी शर्तें होती थी कि इलेक्टेड मेंबर को कैसे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला तो जो मेंबर की एज है वो अबव 35 और बिलो 70 ईयर्स होनी चाहिए थी, जिसके पास खुद की लैंड होनी चाहिए थी जिससे वो टैक्स को पे कर पाए, उसके पास खुद का घर होना था, उसको हिंदू के स्केयर टैक्स के बारे में नॉलेज होनी थी, वो ऑनेस्ट और वेल वाइज वर्स बिजनेस करता हो, और किसी भी कमेटी में 3 साल से कोई भी मेंबर ना रहा हो, तो वो क्या था, एलिजिबल था इस कमेटी मेंबर में इलेक्टेड होने के लिए। A person guilty of any sin was disqualified, and if a person failed to submit his accounts, he and all his relatives were disqualified. अब जो पर्सन है, अगर उसको उसके ऊपर कोई दोष है या कानूनी कार्रवाई हो रही है तो हम उसको तो सीट नहीं देंगे, तो उसको क्या कर दिया जाता था, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। और अगर कोई भी पर्सन अपने अकाउंट्स को सबमिट नहीं कर पाता था तो भी उसको क्या किया जाता था, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। द एरिया वॉज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स। अब एरिया को क्या करा जाता था, डिवाइड किया जाता था वार्ड्स। इन उत्तरार मेरूर देयर वर 30 वार्ड्स। उत्तरार मेरूर में कितने वार्ड्स हैं, 30। Each member of a ward wrote the name of any eligible candidate on a ticket of a palm leaf. अब पाम लीव उनको दी जाती थी और वो किसी भी एलिजिबल कैंडिडेट का नाम लिख देते थे। All the tickets from a ward were bunched together and placed in a pot. अब उन टिकट्स को उठाया जाता था और सारों को कहाँ डाल दिया जाता था, एक पॉट के अंदर। The bunches from all the other wards too were placed in the same pot. और सारी जगह से ये सारे बंचेस आते थे और उनको एक ही सेम पॉट में डाल दिया जाता था। Then, in the presence of the village assembly, a young boy picked a bunch and put it in an empty pot. This pot was shaken, and the boy drew one ticket to choose a candidate from that ward. The candidate from the other ward were chosen by the same process. अब क्या होता था कि ये पूरे बंचेस या चिट्स जिसको कहते हैं वो एक पॉट में डाल दी। अब उस पॉट को क्या किया जाता है, जिसको हम आज के उसमें युग में क्या कहते हैं, लकी ड्रॉ, कि हमारे तो 100 पर्चियां डली हुई थी उसमें से हमारा नाम निकल गया। तो अब क्या होता था, एक बॉय को बुलाया जाता था, वो शेक करा जाता था पॉट और उसमें से जो भी नाम निकलता था वो उस कमेटी का मेंबर बन जाता था, क्योंकि सारे ही एलिजिबल कैंडिडेट के नाम लिखे जाते थे। Agrarian extension. The Chola ruler granted lands to royal officials, Brahman and temples and other regional institutions. जो चोला थे वो अपनी लैंड किस किस को देते थे, रॉयल ऑफिशियल्स को देते थे, ब्राह्मण्स को देते थे, टेम्पल्स को देते थे और रीजनल इंस्टीट्यूशंस को भी। द रेस्ट ऑफ द लैंड नोन एज वेलांग वगई, और जो रेस्ट लैंड रह जाती है उनके पास उनको क्या बोलते थे, वेलांग वगई।
was held either by non-Brahmin individuals of the Velala caste or by group of some peasants. तो ये वाली लैंड जो बच जाती थी वो या तो जो ब्राह्मण नहीं थे वो देखते थे या जो ग्रुप होते थे किसानों के वो इस लैंड को देखते थे. The tax-free land granted to Brahmins were called Brahmadya. जो टैक्स फ्री लैंड ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको क्या कहते थे? ब्राह्मदिया. ए ब्राह्मदिया वाज लुक्ड आफ्टर बाय अ सभा. सभा के द्वारा जो ब्राह्मणों को दान की जाती थी लैंड उसको देख रेख करी जाती थी. द टेम्पल्स आर सेड टू हैव द लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड. तो जो टेम्पल्स थे उनके पास सबसे ज्यादा लैंड थी चोला पीरियड में. ऑफन एंटायर विलेज वर गिवन टू टेम्पल. और कभी कभार तो क्या होता था कि जो पूरा का पूरा गांव है उसको क्या किया जाता था? टेम्पल वालों को दान में दे दिया जाता था. These were called देवदाना विलेज. और इनको क्या कहते थे? देवादाना विलेज. Land granted to Jain institutions were called पाली छंदा. तो जो जैन इंस्टीट्यूशंस को लैंड दी जाती थी उनको क्या कहते थे? पाली छंदा. To increase revenue, the new landowners had well tanks and canals dug for irrigation. अब रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो न्यू लैंड ऑनर्स होते थे उनके पास क्या होते थे? वेल्स होते थे, टैंक्स होते थे और कैनल्स होते थे ताकि वो इरिगेशन अच्छे से कर पाए. They also introduced better method of farming in their lands. और उन्होंने क्या करा था? बेटर मेथड यूज करा था फार्मिंग का अपनी लैंड में. दे इवन कल्टिवेटेड द वेस्ट लैंड. अब वो उन लैंड्स को भी कल्टिवेटेड करते थे जो किसी काम की नहीं थी या जो बंजर या बेकार पड़ी रहती थी. देयर वर लार्जर इरिगेशन वर्क्स टू लाइक डैम्स ऑन रिवर्स. और बहुत सारा इरिगेशन वर्क था जैसे डैम बनाना रिवर्स पर. These were constructed and maintained by the ruler. ये किसके द्वारा बनाया जाता था? रूलर के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया जाता था और रूलर ही इसको मेंटेन करता था. All this helped improve agriculture and bring more land under cultivation. तो इससे क्या होता था? आपकी इंप्रूवमेंट होती थी एग्रीकल्चर में और ज्यादा लैंड को कल्टीवेट किया जाता था. रोल ऑफ टेम्पल्स. अब टेम्पल्स का क्या रोल था? The Cholas temple were not merely place of worship. Here Brahmins, priests imparted education in Sanskrit. अब यहाँ पर ये सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं था बल्कि यहाँ पर जो ब्राह्मण थे वो क्या सिखाते थे? संस्कृत. Important meetings were sometimes held inside the temple complex. और बहुत important meeting कहाँ पर held करी जाती थी? आपके टेम्पल के कॉम्प्लेक्स. Fairs were organized during religious festival. और यहाँ पर मेले लगाए जाते थे टेम्पल्स में. The temples gave employment to a large number of people, including priests, image makers, garland makers, musicians, dancers, cooks, cleaners, and so on. क्योंकि टेम्पल्स को क्या चाहिए? टेम्पल्स को भी तो ये लोग चाहिए जो टेम्पल्स की देख रेख करे. तो उनमें वो किस किस को एम्प्लॉय करता था? पुजारी को, वहां पर जो इमेज बनाए उनको, माला बनाने वालों को, म्यूजिशियंस को, डांसर्स को, खाना बनाने वालों को, साफ सफाई वालों को, इन सबको एम्प्लॉय करता था. कर्नाटिक म्यूजिक एंड द क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम डेवलप्ड इन टेम्पल्स एज डिवोशनल आर्ट फॉर्म. जो आपका कर्नाटिक म्यूजिक है और जो क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम वो टेम्पल से ही क्या हुआ? डेवलप हुआ. क्योंकि वहां पे क्या करती थी? देवदासियां डांस करती थी. कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल. अब क्या थी कंडीशन कॉमन लोगों की? द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लैंड ग्रांट्स फॉर द लैंड ऑफ सेवरल स्मॉल पीजेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्राह्मण्स एंड टेम्पल. अब राजा तो दे देता था लैंड की, तुम ये लैंड ले लो, लैंड ऑनर बन जाओ, लैंड ग्रांट कर देता था. लेकिन इससे क्या होता था? जो पीजेंट्स थे वो क्या होते थे? उनकी छोटी छोटी जो पीजेंट्स थे उनकी लैंड कहाँ चली जाती थी? ब्राह्मणों और टेम्पल के कंट्रोल में. द पीजेंट्स whose land were given to Brahmins or temples were given poor quality land in exchange. अब जो पीजेंट्स की लैंड
ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को दे दी जाती थी, उनको बहुत ही गंदी क्वालिटी की एक्सचेंज मिलता था उस लैंड के लिए. As a result, they become poorer and many were reduced to the status of landless labor. अब क्या होता था कि वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, बहुत ज्यादा गरीब, और कभी कभारी तो क्या होता था कि वो लैंडलेस लेबर हो जाते थे, उनकी खुद की जमीनें होती ही नहीं थी. The majority of the people were those who labored for the benefit of the rest of the society. अब जो मेजोरिटी था लोगों का वो क्या था कि वो लेबर करेंगे किसके लिए, दूसरी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए. द लोएस्ट कास्ट वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द अपर कास्ट. और जो जो लोग लोअर कास्ट के थे उनको जो अपर कास्ट के लोग थे वो क्या करते थे, भेदभाव करते थे. Many restrictions were placed on them. For instance, they were not allowed to draw water from the village's well and not allowed to enter temples. अब क्या होता था उनके साथ, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था किससे, कि वो पानी विलेज के वेल से नहीं निकालेंगे और ना ही टेम्पल्स के अंदर एंटर करेंगे. So if you like the way as I'm teaching, so do like and subscribe my YouTube channel Education for Kids. More videos are going to upload soon. Thank you so much.